हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ऐसी कड़ाके की ठंड में बहुत अच्छे होंगे ना, क्योंकि आप ऐसी ठंड में मच्छरों से भी बच रहे हो और गर्मी से भी। बस केवल ठंड में कम्बल ओढ़ो और अपना पढ़ाई शुरू कर दो। मैंने इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर नंबर 5 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में लगभग हर साल आपको किसी ना किसी सेट में वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेस्ट तरीके से क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे कवर होने वाले हैं। देखिए, मैं पूरा चैप्टर तो नहीं कराऊंगा, परंतु इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो ज़्यादा खास हैं उन्हीं को मैंने लिया है और उन्हीं को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं अपने वीडियो में। तो पहला सवाल है, योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अर्थात योगात्मक यौगिक होंगे या आणविक यौगिक, ये किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल, फिर इसके प्रकार। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा। जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में मिलाया यानी कि मिलाकर गर्म करके वाष्पित करते हैं तो इसके फलस्वरूप नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है। क्या बोला भाई? जब ये दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक यानी कि सरल स्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं तो वो वाष्पित होते हैं। तो वाष्पित होने के बाद वो नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन्हीं को ही योगात्मक यौगिक कहते हैं। मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है, इसको आप समझ जाओगे। अब चलिए इसके कितने प्रकार होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला दिक् लवण। दिक् लवण, तो दिक् लवण की पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं अर्थात विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें दिक् लवण कहते हैं। जैसे पोटास, एलम, कार्नेनाइट, मोहर, लवण आदि। समझ में गई? यानी कि वो यौगिक जो जल में घोलने पर अपने घटकों में वियोजित हो जाते हैं अर्थात जो विलयन होता है उसमें अपनी पहचान यानी कि वो खो जाते हैं, उन्हें ही दिक् लवण कहते हैं। अब सेकंड है इसमें उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो उसमें क्या होता था, अपनी पहचान वो खो देते थे, बट इसमें क्या है, अपनी वो पहचान बनाए रखते हैं। ऐसे यौगिक को उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। अर्थात देखो, केंद्रीय धातु परमाणु ये परिभाषा या केंद्रीय धातु आयन, तो इन दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है या करके, या तो ये बोल देगा या ये बोल देगा या वो दोनों लिख देगा। तो मैंने दोनों को लिखा है, दोनों ही मैं समझा रहा हूँ। तो इसमें पढ़ेंगे, ऐसे धातु आयन या धातु परमाणु जो एक या अधिक लिंगेंडों से जुड़े होते हैं उन्हें केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब लिंगेंडो क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए इसी की पहले क्या ले लेते हैं, परिभाषा लेते हैं, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, इसमें है पहला, लिगेंड तथा आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। इसका मतलब है पहले लिगेंड क्या होते हैं वो बताइए, तथा आवेश के आधार पर लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं वो स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लिगेंड की परिभाषा, फिर उसके प्रकार। तो चलिए पहले लिगेंड की परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसमें है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। इसमें लिख रहा है, कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहते हैं। कहने का मतलब है, ऐसा कोई परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म माने होता है जोड़ा, देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहते हैं। अब ये अभी किसके आधार पर पूछ रहा, आवेश। तो आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
धनावेशित लिगेंड। धनावेश का मतलब होता है जो धनात्मक होते हैं। ऐसे इसमें इसकी परिभाषा, ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है उन्हें धनावेशित लिगेंड कहते हैं। बहुत ईजी परिभाषा है। अब इसके क्या है, ये लिगेंड दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ माने कमज़ोर होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं अपने आयनों में। तो जैसे कि ये NO प्लस फिर H3O प्लस, तो इसके ये एग्जाम्पल है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है सेकंड पॉइंट, ऋणावेशित लिगेंड। तो वो धनावेशित थे, ये क्या है, ऋणावेशित। तो इसमें है ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश होता है। तो बहुत ईजी है, उस पर क्या होता था, देखिए अगर ये धनावेशित हैं तो धनावेश बोलेंगे, अगर ऋणावेश हैं तो ऋण बोलेंगे। बस परिभाषा आपकी तैयार हो जाएगी कि ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश होता है उन्हें धनावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत ईजी है। ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब माइनस, तो माइनस लगे हुए हैं इन पर। आगे देखते हैं तीसरा, उदासीन लिगेंड। उदासीन का मतलब ना तो पॉजिटिव होते ना ही नेगेटिव होते, क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो लेकिन ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव, वो कौन से होते हैं, वो उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। जैसे H2O, NH3CORO। तो बहुत इजी हैं इसके एग्जाम्पल, आसानी से आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो वो किसके आधार पर थे दोस्तों, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार थे। यहाँ क्या है, संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आवेश मतलब आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, या तो ऋणावेश या धनावेश, और तीसरा होता है उदासीन। तो समझ गए, तीनों आसानी से दे सकते हो। ये थोड़ा सा अलग है, तो संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी है इसकी लैंग्वेज, बट मैंने कोशिश की है इसको आसान भाषा में समझाने की। पढ़ लेते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसके प्रकार लिख रहा हूँ। एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक यानी एकांक दंतुक का मतलब है एक, यानी कि वह लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। दाता परमाणु जो देता है परमाणु, जो तथा जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया। इसका मैंने एक नोट करके लिखा है स्टार बना के। ये लिगेंड धनायन, ऋणायन या उदासीन अणु हो सकते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। या तो धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, या आप उदासीन अणु भी कह सकते हो। तो समझ में आ गया। अब जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने तीनों प्रकार के लिए हैं, जैसे H3O प्लस, Cl माइनस, Cn माइनस, H2O, NH3। तो ये प्लस है, यानी कि यहाँ तो ना प्लस है ना माइनस है ना इसमें, तो ये क्या हुए, उदासीन हुए। इन दोनों पे चार्ज क्या है, माइनस का है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस के यानी कि ऋणात्मक होंगे, ये पॉजिटिव है ये धनात्मक होंगे। तो समझ गए होंगे किस प्रकार के ये होते हैं। अब सेकंड है द्विदंतुक लिगेंड। द्वि माने क्या होता है प्यारे बच्चों, दो, यानी कि दो दाता। तो पढ़ लेते हैं, वह लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए इसमें द्वि माने दो, तो दो यहाँ लिखेंगे, एक माने एक, तो एक लिखेंगे। परिभाषा बिल्कुल सेम वही रहेगी कि वह लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय, अब आगे देखते हैं, धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखते हैं, आप एग्जाम्पल बहुत आसानी से देख सकते हो। अगला है बहुदंतुक लिगेंड। वह लिगेंड जिनके पास दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। बहु का मतलब होता है दो से अधिक, तो दो से अधिक का मतलब यहाँ साफ साफ लिखा, दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, देखिए एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसलिए मैं ज़्यादा इन्हें समझाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हाँ, मैं केवल पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा कीलेट लिगेंड क्या है, यानी कि अब तक लिगेंड पढ़ लेते हैं, लिगेंड के प्रकार। अब कीलेट लिगेंड क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, जब कोई बहुदंतक
लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होता है तो इसे कीलैंड वलय कहते हैं तथा ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहा जाता है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा उप संयोजकता संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। यानी कि उप संयोजक की परिभाषा बतानी है, उसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो चलिए देख लेते हैं। या धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उप संयोजन संख्या कहते हैं। जैसे कि Fe कोष्टक में NH3 कोष्टक के बाहर क्या है 5Cl इंटू Cl2, तो ये क्या है उप संयोजकता संख्या है 5 और ये क्या केंद्रीय धातु आयन है। तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल बहुत ईजी है, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं। तो इसकी चलिए परिभाषा, केवल परिभाषा ही एग्जाम में आती है, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा दिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीजन संख्या कहते हैं। बहुत ईजी है, आसानी से इसे समझ सकते हो। तो मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप सबको पता है, बस केवल मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को ले रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है संयोजकता का वर्णन सिद्धांत लिखिए। बहुत ईजी है, पढ़ लेते हैं। नंबर 1 यानी कि सिद्धांत में कितने सारे आपके पॉइंट है, तो इस पॉइंट को 1 2 3 करके पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है उप संयोजन यौगिक में धातुओं दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता। पहला पॉइंट हुआ। अब सेकंड पॉइंट, इसमें प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनिन होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। बहुत ईजी है कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, सामान्य रूप से आयनित होती हैं तथा ऋणात्मक जो आयन होते हैं उनके द्वारा ये क्या होती है, संतुष्ट होती है। अब पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है द्वितीय संयोजकताएं अनआयनीय होती हैं, यह उदासीन अणु या ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकता उप संयोजन संख्या के बराबर होती हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। धातु से द्वितीय संयोजकता से अबांधित आयन या अथवा कह सकते हैं समूह विभिन्न उप संयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान से विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार सवालों के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।